नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और बजट के बाद सबसे पहला ट्रेडिंग सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा बजट में, सब कुछ विस्तार से एक कर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों पर एक बार नजर डालिएगा। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले 14,437 के स्तरों पर करीब आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ 77 अंकों की तेजी पर यहां पर ट्रेड करता हुआ। वहीं हांगकांग के बाजार में भी अच्छी तेजी, करीब 367 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज आप देखेंगे। और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी देखिए हरे निशान के साथ यहां पर ट्रेड करते हुए। तो एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी खासी होती हुई। इस बीच अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, बीती रात अमेरिकी बाजार में जो ट्रेंड देखने को मिला वो अब देखिए डाउ, नैस्डैक और एसएनपी यहां पर हरे निशान के साथ ही तेजी के साथ ट्रेड करते हुए। 230 अंकों की बढ़त डाउ में, नैस्डैक में भी 332 अंकों की तेजी, वहीं एसएनपी भी करीब 60 अंकों की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है, डिटेल्स जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज के लिए कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। मजबूत संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए सारी की सारी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी और एशिया के बाजार तो इस समय दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आधा % ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स भी ठीक ठाक कारोबार करते हुए दिख रहा है। और कल जो अमेरिकी बाजारों में एक्शन रहा वो भी हमने अच्छा रिबाउंड वहां पर आते हुए देखा। और जिस हिसाब से डाउ फ्यूचर्स 3:30 बजे ट्रेड कर रहे थे उससे बल्कि थोड़ी मजबूत ही क्लोजिंग आती हुई दिखी। तो 230 अंक ऊपर था डाउ। और साथ ही सभी सेक्टर्स में खरीदारी रही, स्पेशली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जहां पर जोरदार उछाल देखा। और इसलिए नैस्डैक में 2.5% की तेजी का माहौल रहा। आज कुछ नंबर्स आने वाले हैं तो वहां पर हमारी नजर रहेगी, जैसे कि अल्फाबेट, अमेजॉन, साथ ही फाइजर के नंबर्स आएंगे। टेस्ला के शेयर में कल 6% की तेजी हमने आती हुई देखी है। तो ये कुछ अहम फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आईटी शेयर्स में अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिखा। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 1 से 1.5% की तेजी का ही माहौल रहा। चांदी में हमने देखा है कि इंट्राडे 11% का उछाल आते हुए दिखा है। 8 साल की ऊंचाई पर चांदी आई है। और ऐसा लग रहा है कि जो गेम स्टॉप का शॉर्ट स्क्वीज चल रहा था वो शायद चांदी में भी चलते हुए दिख रहा हो। हालांकि जो वॉल स्ट्रीट बेट्स का फोरम है वो कह रहा है कि चांदी के एक्शन का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से सोने पर हल्का सा दबाव रहा है। पर कच्चे तेल में वापस तेजी लौटी है और ब्रेंट $56 के पार है। ओके, तो क्लियरली ग्लोबल सेटअप तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन इस बीच एफआईएस डीआईएस का एक्शन कल के कारोबारी सत्र में कैसा रहा, इसे एक बार जान लेते हैं। संस्थागत निवेशकों ने कल कारोबारी सत्र में क्या किया है वो आप यहाँ पर देखिए। एफआईएस की तरफ से खरीदारी कैश मार्केट में आती हुई दिख रही है, करीब 1,494 करोड़ की। वहीं डीआईएस कर रहे हैं कैश मार्केट में करीब 90 करोड़ की बिकवाली। और साथ ही वायदा बाजार की अगर बात करें 986 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से। तो क्लियरली एफआईएस के पॉजिटिव आंकड़े हैं कैश मार्केट और वायदा बाजार में, लेकिन डीआईएस करीब 90 करोड़ की बिकवाली भी कर रहे हैं। इस बीच इतना बड़ा इवेंट अभी कल ही गया है और आज के लिए बाजार का सेटअप कैसा होगा, विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे जोड़ना है, एफआईएस डीआईएस के एक्शन को कैसे समझे, विस्तार से जान लेते हैं अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बजट के बाद का पहला ट्रेडिंग सेशन आज के लिए क्या कुछ अहम होगा, क्या सावधानियां बरतनी हैं और फिर स्ट्रैटेजी फिर आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। फिलहाल तो मूड माहौल सब ठीक है, चाहे हमारे मार्केट का हो चाहे ग्लोबल मार्केट का। तो ऐसे तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं और बाजार और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो आपको तेजी की तरफ ही व्यू बनाकर चलना है। जितना कम गैप से खुले उतना बढ़िया और तभी तुरंत खरीदने के मौके होंगे। मुझे लगता है कि अब जो आज के लिए बेस है वो बहुत ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है। 14,200 14,250 ही निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन होगा, जो कि कल की क्लोजिंग से मुश्किल से 30-40 पॉइंट नीचे ही है। तो यानी कि आपके लिए रिस्क काफी कम है। गैप से आप खुलेंगे मेरे ख्याल से 14,325 14,375 की रेंज में बाजार खुलने चाहिए। और उसके बाद और आगे बढ़कर 14,425 14,475 ये होंगे निफ्टी के ऊपर के टारगेट, जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। बजट के बाद जो मोमेंटम बना है उसमें मुझे लगता है कि निफ्टी फिर से इवेंचुअली 14,600 14,650 तक के टारगेट्स आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। तो वहां तक जाने की एक जगह बिल्कुल निफ्टी में बनती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 21 जनवरी के बाद का जो लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी ने कल बहुत आसानी से पार किया और अब तो पूरी तरह से एक नए जोन में है। अनचार्टेड टेरिटरी जिसे कहते हैं कि कहीं कोई लेवल्स नहीं है। तो मैं अंदाज से आपको लेवल दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, जो आज 33,400-500 तक के नजर आते हैं। हो सकता है ऊपर में आगे 34,000 तक की तेजी भी बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखे। नीचे जो सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए अब आज रहेगा वो 32,450 से 32,575।
तो कुल मिलाकर जो पिछले 5-7 दिनों में करेक्शन दिखाता है, जिसकी पूरी भरपाई कल बाजार ने की है बैंक निफ्टी पर और काफी हद तक निफ्टी पर। अभी एक क्लियरली वापस से बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो चुका है। ग्लोबल मार्केट अगर थोड़ी गिरावट दिखाएंगे और उनके दम पर अगर हमारे बाजार नीचे खुलेंगे तो वहां तुरंत खरीदना चाहिए, और ग्लोबल मार्केट मजबूत है तो जहां खुले वहां खरीदना चाहिए। आने के लिए और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स को इसके साथ जोड़कर कैसे देखना है ये भी बताने के लिए, तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर गिरावट है और भारतीय बाजार में अगर आपको एक मौका मिलता हुआ देखिए तो खरीदारी ज़रूर कीजिएगा। और अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें निफ्टी के लिए 14,200 से 14,250 मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 14,425 से 14,475 से निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट जोन्स की अगर बात करें 32,450 से 32,575 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, और ऊपरी रेंज बैंक निफ्टी की 33,400 से 33,500 इस दायरे को आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन बजट पेश होने के बाद कई सारे ऐलान होते हुए दिखे, एक एक कर वो ऐलान क्या है विस्तार से हम जानेंगे। और उससे पहले खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं दीपांशु से जान लेते हैं। दीपांशु बताएं। नतीजों के लिए अहम दिन होने वाला है क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे आएंगे। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, एस्कॉर्ट्स यहाँ पर भी हमारी नजर रहेगी। इंडिगो पेंट्स की लिस्टिंग होने वाली है, यहाँ पर नजर रखिए। 1490 का इशू प्राइस है, और साथ ही अल्काइल एमाइंस यहाँ पर आप शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होते हुए देखेंगे। पोस्ट मार्केट नंबर्स की बात करें, कैस्ट्रॉल वाई थोड़े कमजोर नंबर दिखे। आय में 8% की गिरावट है, कामकाजी मुनाफा भी 24% गिर कर आया है। मार्जिन में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा और मुनाफा भी 31% फिसला है। कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर आपने अच्छे नतीजे देखे हैं। आय में अच्छी बढ़त रही, एबिटा 16% बढ़ा है, वहीं मुनाफे में 26% का उछाल आया है। बजाज हेल्थकेयर की बात करें तो आय 80% बढ़कर आई है। एबिटा में आपने बढ़िया उछाल देखा है, और साथ ही अगर आप मुनाफे की बात करें तो यहां पर भी आपने लगभग 4 गुने का उछाल देखा है। पीवीआर क्यूआईपी के जरिए 800 करोड़ रुपए जुटाए। 1440 के शेयर पर इन्होंने क्यूआईपी किया था, जो कि इनके फ्लोर प्राइस से लगभग 3.5% का डिस्काउंट है। हीरो मोटो कुल बिक्री जनवरी में 3% गिरकर आई है। 5 लाख यूनिट्स से घटकर 4.85 लाख यूनिट्स इनकी कुल बिक्री रही है। पर मोटरसाइकिल बिक्री में आपने ज्यादा गिरावट देखी है, 9% की। हालांकि स्कूटर बिक्री अच्छी रही। वीएसटी टिलर्स अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर रहे। हमने बढ़िया सेल्स जंप देखा है इनके आते हुए, और ट्रैक्टर्स की बिक्री भी अच्छा उछाल दिखा कर गई है। एनएमडीसी ऑपरेशनल अपडेट, कुल उत्पादन 17% बढ़ा है इनका, और साथ ही कुल बिक्री 26% बढ़कर आई है। कोल इंडिया की अपडेट की बात करें तो यहां पर उत्पादन 4% घटा है, और ऑफटेक में 4.5% की गिरावट रही है। ओके, तो ढेर सारी खबरें रही और साथ ही नतीजों की भी लंबी लिस्ट है जिस पर फोकस रहेगा। ये तमाम नतीजे होंगे जिस पर हमें आज नजर रखनी है, और खबरों वाले शेयर्स भी हैं। लेकिन अब बात करते हैं बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सरकार के फैसलों से निवेशकों का भरोसा बाजार पर बढ़ा है। देखते हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ हुई पूरी बातचीत। मार्केट्स हैव रियली गिवन अ बिग थम्स अप। किस तरह से रिस्पांस मिला, आई डोंट थिंक कई वर्षों में हमने इस तरीके का रिस्पांस देखा हो एक बजट के बाद। तो ये एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स वाकई इंडिया पर अब बेट करेंगे। एक री रेटिंग ऑफ अ सॉर्ट है। आप इसको कैसे देखती हैं? द वे द कॉन्फिडेंस इज शोइंग, आप क्या रीड करती हैं इस पे? But I think it is reading not just the market, the general business leadership. When I say leadership, not just of the big industries, but even small. They are saying that even during the lockdown, we engaged with them and understood where they wanted the help and extended it there, and made sure that it was implemented and not just remaining on paper. Yes. So the confidence comes that this government means that its intent will be carried further. And that confidence is what I suppose the markets are also sensing and reacting accordingly, which is very good. And that is why I always keep saying, markets react and also Indian investors, the retail investors also see the market as one of the places in which they can put their money. Bilkul. And when they see good companies transparently showing their strengths and also being accountable for their board members and also to their shareholders, you find there's no dearth of money coming in from the retail investors. And as a result, markets should definitely be buoyant because Indian retailers are seeing a lot of opportunity.
तो दिन भर हमारी इस एक्सक्लूसिव कवरेज की खास पेशकश और इसके अंश हम आपको दिखाते रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत की और दिन भर इससे जुड़े अंश हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन चलिए अब बजट से जुड़े ऐलानों की बातचीत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं दीपांशु से इंफ्रा और पावर सेक्टर से जुड़े ऐलान क्या रहे। दीपांशु बताएं, इंफ्रा और पावर सेक्टर से जुड़ी क्या उम्मीदें थी और क्या कुछ ऐलान निकल कर आए? बढ़िया ऐलान निकल कर आए हैं और इंफ्रा पर स्पेशली हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा फोकस रहा है इस बजट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ का है, जो कि पिछले बजट से अगर आप देखें तो 35% का उछाल है। रोड मिनिस्ट्री के लिए 1.18 लाख करोड़ से, जो कि अनुमान से ज्यादा निकल कर आया है। भारतमाला के तहत जो 11,000 किलोमीटर रोड बनाने का प्लान था, उसमें इस साल 8,500 किलोमीटर के हाईवेज बनाए जाएंगे। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की घोषणा कर दी गई है। 20,000 करोड़ की कैपिटल के साथ ये कामकाज शुरू करेगी। साथ ही इंफ्रा एसेट्स को मोनेटाइज करने का भी एक बड़ा प्लान आया है और NHAI की तरफ से 5,000 करोड़ की इन्वेट बनाई जाएगी। अगर आप पावर सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी बड़े ऐलान हमने होते हुए देखे हैं। 3 लाख करोड़ की नई डिस्कॉम स्कीम की घोषणा कर दी गई है अगले 5 सालों के लिए और यहां पर प्लान रहेगा कि डिस्कॉम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर इनका बड़ा फोकस होगा, इंफ्रा सुधारने पर बड़ा फोकस होगा। ग्राहकों को एक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर चूज करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। अभी तो जो भी आपका डिफॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है वो होगा, पर आगे जाके ऐसा एफर्ट है कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन मिले अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर चूज करने के लिए। FY22 के लिए 6,000 किलोमीटर के रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है, तो यहां पर भी पावर सेक्टर का फोकस रहेगा और साथ ही उज्ज्वला योजना के में अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का भी प्लान है, तो यहां पर भी आप एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट आते हुए देखेंगे। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम ऐलान विस्तार से हमें बताने के लिए, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और विदेशी बाजार के संकेत भी बताने के लिए। लेकिन अब देवांशी से जानते हैं कि बजट में बैंकों से जुड़े कौन से बड़े ऐलान हुए हैं। देवांशी बताएं, बैंक्स, NBFCs काफ़ी सारी उम्मीदें थी, इनसे जुड़े बजट में ऐलान क्या कुछ निकल कर आए हैं? बिल्कुल मानसी, आप देखिए सबसे पहले तो बैड बैंक की जो उम्मीद थी वो खरी उतरी है बजट में और एक AMC और ARC सेटअप किया जाएगा जहां पे स्ट्रेस एसेट्स को काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखेगा और इसी के चलते हमने देखा कि सारी ऐसी जो बैंक्स हैं जिनके स्ट्रेस एसेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, बुक्स पर NPA ज़्यादा थे, उनमें कल अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी और उनको सहारा मिलता हुआ दिखेगा। तो एक जो ARC सेटअप करने की बात है बजट में वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाएगी। इसके अलावा जो 2 बैंक्स हैं उनके निजीकरण की बात होती हुई दिख रही है और वो रेवेन्यू साइड पर है, क्योंकि करीब 1 लाख करोड़ की जो पूंजी है वो सरकार यहाँ पे जुटाती हुई दिखेगी। 20,000 करोड़ के जो रिकैपिटलाइजेशन की बात है वो सरकारी कंपनीज को मिलते हुए दिखेंगे। हालांकि ये अमाउंट छोटा है लेकिन मार्केट ने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था रिकैपिटलाइजेशन, तो ये भी एक बात है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। MSME के लिए जो रेजोल्यूशन है उसमें काफ़ी सुधार देखने मिल सकते हैं। साथ ही जो आप देखिए NCLT में कोर्ट का गठन किया जाएगा, इसके चलते हम देखेंगे कि जल्दी रिकवरीज होने का अनुमान लगाया जा रहा है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव था। और आखिर में आप देखिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने की जो योजना है उसमें सारे PSUs भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे लेंडिंग साइड पर, तो ये भी एक पॉजिटिव बात होती हुई दिख रही है। डिजिटल पेमेंट पर काम करने की बात होती हुई दिख रही है, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर था। लेकिन सबसे ज़्यादा बैड बैंक होता हुआ दिखा है, रिकैपिटलाइजेशन होता हुआ दिखा और निजीकरण की जो बात थी, ये 3 मेजर हेडलाइंस थे जो हमने बैंकों के लिए देखा और सारी बैंक्स में पॉजिटिव रिएक्शंस दिए थे। मानसी, बिल्कुल, बैड बैंक, रिकैपिटलाइजेशन और निजीकरण सबसे बड़े ऐलान बैंकों की तरफ से या बैंक सेक्टर के लिए बजट में आते हुए दिखे। लेकिन साथ ही अब देवांशी ये भी बताइए कि बजट में इंश्योरेंस सेक्टर के लिए क्या कुछ निकल कर आया है? इंश्योरेंस में सबसे बड़ा जो ऐलान था वो यही था कि FDI को 74% तक किया जाएगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था अनुराग ने, और इस खबर पर मुहर लगती हुई दिखी थी। और इसके अलावा एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की भी योजना बनती हुई दिख रही है, ये एक पॉजिटिव बात सामने आती हुई दिख रही थी। LIC के IPO जिसका मार्केट वेट कर रहा था FY22 में ये पूरा होता हुआ दिखेगा, इससे सरकार को काफी आय मिलती हुई दिखेगी। ये 3 बड़े ऐलान थे जिस पर मार्केट फोकस करता हुआ दिख रहा था। यूलिप्स के लिए नेगेटिव खबर जरूर आती हुई दिख रही है कि इनके जो टैक्सेस हैं वो हल्के से बढ़ाए गए हैं, तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका यूलिप्स पर ज़्यादा फोकस है, उनके लिए हल्का सा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जो 3 बड़े ऐलान थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे इंश्योरेंस में भी, और FDI वाली जो बात है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, तो अब हमने एक्सक्लूसिव कर आपको बताया भी था, इस बात के संकेत भी दिए थे और ठीक वैसा ही FDI से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी आता हुआ दिखा। तो बैंक्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर की जुड़ी हुई उम्मीदें क्या थी और उसके बाद ऐलान क्या कुछ निकल कर आए,
ये आपने यहाँ पर जाना। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें, स्क्रैपेज पॉलिसी हमेशा खबरों में रहती, उससे जुड़ी बातचीत और उससे जुड़ी खबरें भी हम लगातार आपको बता रहे थे। क्या कुछ हुआ है अब स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर बजट में, जान लेते हैं, कुशल से कुशल बताएं। बिल्कुल मानसी, इनफैक्ट मच अवेटेड पॉलिसी थी। 2016 में पहला ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट इसका बना था और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये अटकती हुई नजर आ रही थी, पर फाइनली कल बजट के दिन जो है वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान होता हुआ दिखा है। और इसके तहत जो 20 साल पुराने पैसेंजर व्हीकल्स हैं और जो 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए फिटनेस टेस्ट जो है वो अनिवार्य होता हुआ दिखेगा। और अगले 15 दिनों में नितिन गडकरी जी ने कहा है कि ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी की डिटेल्स हैं वो आती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी चीज़ कही कि कुल मिलाकर अभी अगर आप टोटल वाहन देखें जो इसके अंतर्गत जो है रिसाइकल हो सकते हैं वो 1 करोड़ जो है वो यूनिट्स हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा फिगर है। नई जो गाड़ियों की डिमांड है उसको बूस्ट अप करने के लिए, साथ ही जो ओवरऑल स्टेट का इंपोर्ट बिल है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो एक तो ये ऐलान हो गया और दूसरा बड़ा ऐलान हुआ है ऑटो कंपोनेंट्स, जो चुनिंदा ऑटो कंपोनेंट्स हैं उन पर कस्टम्स ड्यूटी 15% तक बढ़ाई गई है। तो मौजूदा जैसे इग्निशन वायरिंग सिस्टम्स हैं, सेफ्टी ग्लासेस हैं, सिग्नल इक्विपमेंट है, उनके जो पार्ट्स पर अभी 7.5 से 10% ड्यूटी लगती थी उसको बढ़ाकर अब 15% कर दिया गया है। तो ये 2 बड़े ऐलान जो हैं ऑटो सेक्टर के लिए बजट में किए गए हैं। बिल्कुल, तो बड़े ऐलान ऑटो सेक्टर के लिए भी बजट में आते हुए दिखे और स्क्रैपेज पॉलिसी जिसका सबको इंतजार था, इससे जुड़ी भी ऐलान हमने बजट में देखे। लेकिन ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑयल एंड गैस सेक्टर की उम्मीदें क्या थी वो हमने आपको बजट से पहले बताया, लेकिन बजट के बाद क्या कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए निकल कर आया है ये जान लेते हैं वरुण से। वरुण बताएं। डेफिनेटली देखिए मानसी, वैसे तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो ऐलान होते हैं वो बजट के बाहर होते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे ऐलान हुए जिनका इम्पैक्ट जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले तो कुछ देर पहले दीपांशु भी कह रहे थे कि जो उज्ज्वला स्कीम है उसके तहत 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ने की यहाँ योजना है, उसका इम्पैक्ट आपको काफ़ी हद तक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उस पर देखने मिलेगा, क्योंकि गैस का डिस्ट्रीब्यूशन का काम इनका भी है। जो एलपीजी गैस आप घर में यूज़ करते तो एचपीबीपी, आईओसी जैसी कंपनीज है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर सरकार का फोकस जो है वैसे भी लगातार था और कहीं ना कहीं 100 नए जिले जो है उनको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ने का यहाँ प्लान रखा गया है। तो इसका इम्पैक्ट जितनी भी गैस कंपनीज है उन पर आपको देखने मिलेगा। कश्मीर क्षेत्र में गैस की जो पाइपलाइन है उसका विस्तार करने की बात की गई है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको गेल, पेट्रोनेट जैसी कंपनीज है वहाँ देखने मिलेगा, क्योंकि गैस पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो यही कंपनियाँ करती है। अब पेट्रोल और डीजल पे जो एडिशनल सेस है वो तो लगा दिया गया, लेकिन साथ ही साथ इन पे जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी और जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया गया। इसके लिए माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स बढ़ाया गया है वो नेट एक न्यूट्रल है, कोई बड़ा इम्पैक्ट आपको वहाँ देखने नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा नाफ्ता, यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि नाफ्ता पे जो ड्यूटी है उसको 4% से घटा के 2.5% किया गया, लेकिन जो सेस है उसको 2.5% से बढ़ा दिया गया। तो नेट अगर आप देखेंगे तो ड्यूटी जो है 4% से बढ़ के 5% हो गई है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फर्टिलाइजर कंपनीज पे होगा, साथ ही साथ एनटीपीसी जैसी पावर कंपनीज जो है जो कि इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है वहाँ हल्का आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा इस सेस की वजह से। और एक बात, 20,000 नई बसेस की बात की गई है जो खरीदी जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक है या गैस की खरीदेंगे ये पता नहीं, लेकिन अगर गैस की खरीदेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको काफ़ी सारी गैस कंपनीज जो सीएनजी बनाती है उन पे देखने मिलेगा, तो यहाँ पे भी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए ये तो सारे ऐलान हुए और ऑयल एंड गैस क्षेत्र से जुड़े, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो कि आपकी निजी जिंदगियों से बहुत ही नज़दीक हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की मैं बात करूँ, एक नए मार्केट की तलाश जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हमेशा से करते रहता है और इसी के चलते इस सेक्टर से जुड़े क्या ऐलान है ये जानना भी काफ़ी अहम हो जाता है। वरुण, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए क्या कुछ निकल कर आया बजट में? ये सबसे बड़ा सरप्राइज था। मतलब हमेशा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो डिमांड करता था कि आप कस्टम ड्यूटी घटा दीजिए, सरकार कभी घटाती नहीं थी ज़्यादातर। इस बार घटाया गया है, सीधे 12.5% से बढ़ा के 7.5% किया गया है। तो वो एक बड़ा रिलीफ जो है ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट के लिए था और ये एक ही बड़ा ऐलान था जिसने शायद ये जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स को कल इतनी रैली देखने मिली इस ऐलान के चलते। हालांकि यहाँ भी जो सेस है वो लगाया गया है, करीब 2.5% के आसपास का जो एग्रीकल्चर सेस है वो लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो ओवरऑल टैक्स आता है वो करीब 10.5% के आसपास आता है। और कल इंडस्ट्री एक्सपर्ट जब हम बात भी कर रहे थे उनसे तो उनका कहना था कि पर केजी में करीब 2 लाख के आसपास का फायदा होगा, यानी कि पर 10 ग्राम अगर आप देखें तो करीब 2,000 रुपये के आसपास का फायदा हो सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स भी यही सजेस्ट कर रही थी कि 1,000 से 2,000 रुपये जो है गोल्ड के दाम जो है वो गिर सकते हैं। तो ये एक मात्र ऐलान ऐसा बड़ा था जिसकी वजह से आपने देखा कि पूरे गोल्ड जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट के स्टॉक्स थे वहाँ तेजी देखने मिली और ये ऐलान इनके लिए बड़ा था।
ठीक है, तो बड़े सरप्राइजेस जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े आते हुए दिखे और उसके ठीक बाद हमने देखा कि जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में भी शानदार तेजी का रुझान देखने को मिला। लेकिन कृषि क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा अहम क्षेत्र और देश के बड़े तबके में रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र, इस सेक्टर की क्या मांगे थी हमने आपको बताया था, लेकिन इससे जुड़े ऐलान कौन से हुए अब आशीष से जानते हैं। आशीष बताएं। मानसी, देखिए सबसे पहले जो सेक्टर में जो सेस की घोषणा की गई है, एग्री सेस की, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि सरकार को इससे करीब 30,000 करोड़ मिलेंगे और इसका इस्तेमाल जो है सरकार जो है एग्रीकल्चर पर ही करेगी। 16.5 लाख करोड़ का किसान क्रेडिट की घोषणा की गई, यानी फंड्स की अवेलेबिलिटी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई नजर आएगी। और फर्टिलाइजर सब्सिडी अगले साल के लिए अगर आप देखें तो सरकार ने 80,000 करोड़ का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा कुछ और हाईलाइट्स निकल कर आए कि FY21 में अगर आप देखें तो 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोक्योरमेंट सरकार ने किया है और ये प्रोक्योरमेंट 1.5 गुना के MSP पर हुआ है, यानी वहाँ पर अगर आप देखें तो जो ग्रामीण आय है वो लगातार सुधरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन पर सरकार का फोकस है, जहाँ पर जो आवंटन है वो 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया है। किसानों के लिए एक और घोषणा की है कि 1,000 नई मंडियां खोली जाएंगी। यूरिया, पोटाश और डैप पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे घटा दी गई, यानी अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर की कीमतें सुधरेंगी, यानी फर्दर अगर आप देखें तो किसानों को फायदा होते हुए नजर आएगा। और ग्रामीण इंफ्रा को सुधारने के लिए सरकार जो है 40,000 करोड़ का खर्च करेगी, यानी अगर आप देखें तो एग्री सेक्टर के लिए ढेर सारे पॉजिटिव ऐलान हुए। ठीक है, तो एग्री सेक्टर के लिए कई सारे पॉजिटिव ऐलान होते हुए दिखे और आशीष आपकी मजबूत पकड़ मेटल सेक्टर से जुड़ी भी है। मेटल सेक्टर को क्या कुछ मिला इस बजट में, ये भी बताएं। देखिए, मेटल सेक्टर के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ है फिलहाल। अगर आप देखें तो जिस तरीके से कस्टम ड्यूटीज सरकार ने रिवाइज की हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर के विरुद्ध ही जाती हुई नजर आ रही हैं। काफ़ी सारे जो देशों से US है, चीन है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, यहाँ से जो सस्ते स्टील के प्रोडक्ट्स आते थे, यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो हटा दी गई। अब इसके पीछे का कारण ये है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे कि स्टील की कीमतें अगर आप देखें तो पिछले 8 महीने से बढ़ रही हैं। आयरन ओर की कीमतें जून के निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 133% उछल चुकी है, जिसके चलते सरकार मान रही है कि इन प्राइसेस को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इसलिए जो ड्यूटीज़ हैं ये हटा दी है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे HRC प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्ग प्रोडक्ट हैं, फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर जो ड्यूटीज़ हैं इन्हें डिक्रीज़ किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं इनका किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं इनका कंपटीशन अब इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। कॉपर स्क्रैप, स्टील स्क्रैप पर भी अगर आप देखें तो ड्यूटी घटाई है, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें सेक्टर के लिए चिंता का कारण बनता हुआ नजर आएगा। बजट में सेक्टर से जुड़े ऐलानों पर हम बातचीत कर रहे हैं और अब बारी है फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर से जुड़े ऐलान सृष्टि हमें बताएंगी। सृष्टि बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। फार्मा सेक्टर में इस बार काफ़ी अच्छे ऐलान हुए हैं। अगर जो हेल्थ केयर बजट इस बार का हम देखते हैं वो पिछले साल के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा की बढ़त की है इस बार सरकार ने इस बार 137% की बढ़त की है। और साथ ही उनका कोरोना वैक्सीन पे ये कहना है कि जल्द ही वो 2 कोरोना वैक्सीन लाएंगे। साथ ही उन्होंने जो पूरे बजट में करीब 35,000 करोड़ का आवंटन किया है केवल कोरोना वैक्सीन के लिए, जो कि हम अनुमान लगा रहे थे कि 25,000 करोड़ तक का ये आवंटन करेंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पे ये जो आवंटन है वो इसको भी बढ़ाएंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। पानी और पीने का पानी और जो सैनिटाइजेशन का जो बजट है इस बार सरकार का, जो कि हेल्थ केयर बजट में ही आता है, उसमें भी करीब 180% तक की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का सरकार ने ऐलान किया है, जिसके तहत अगले 6 साल में सरकार 65,000 करोड़ जो है इस पे खर्च करेगी। और इस प्लान के अंतर्गत जो हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर्स हैं उस पर सरकार को अच्छा करने का फोकस होगा, पब्लिक हेल्थ लैब्स अच्छी करने पर फोकस होगा और साथ ही क्रिटिकल केयर वाले जो अस्पताल है वहां पे कुछ सरकार उनके ब्लॉक्स बनाती हुई नजर आएगी, जो कि मेजरली फोकस इस पे होगा जो कि गरीब लोग हैं, जो कि ये सारी सेवाएं नहीं ले पाते हैं, उसको किस तरह से वहां पे हेल्थ केयर की उनके लिए फैसिलिटीज अच्छी करे, बेहतर करे, इस पे सरकार का पूरा फोकस होगा। साथ ही कुछ ऐलान हम इस फार्मा सेक्टर के लिए उम्मीद कर रहे थे कि PLI स्कीम में जो है थोड़ी सी और बढ़त होगी, उस पर कुछ और डिटेल्स आएंगी, वहां पे कुछ डिटेल्स नहीं आई हैं, जिसके चलते हल्की सी निराशा हुई है। साथ ही R&D खर्च पर टैक्स छूट को लेकर काफी उम्मीदें थी सेक्टर को, जो कि कुछ 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं जो कि नहीं आए हैं, पर अगर हम पूरा हेल्थ केयर का बजट देखें तो वो उम्मीद से काफी अच्छा है और कुछ बड़े ऐलान हुए हैं इस सेक्टर में।
ओके, तो बड़े ऐलान फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए और उम्मीद से काफ़ी कुछ ज़्यादा मिलता हुआ इस सेक्टर को इस बजट से देखने को मिला। चलिए अब आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन आप बनाकर चल सकते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 5 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, 5 की 5 खरीदारी की ही है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर पीवीआर से। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि पीवीआर में खरीदारी करके चल सकते हैं आप। कल के ट्रेडिंग सेशन में जहां बाजार अच्छी बढ़त दिखा रहा था, करीब 7% की तेजी पीवीआर के स्टॉक ने देखी। 1590 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 1480 ये स्टॉप लॉस लगाकर आज के सत्र में इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि बालाजी अमाइंस में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखाई है। इसने 1210 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1150 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज यहां पर भी खरीदारी की राय है। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है 460 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 435 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। और साथ ही निर्मल बंक सिक्योरिटीज ने 2 ट्रेडिंग कॉल्स दी हैं, अशोक लेलैंड और नेशनल एल्यूमिनियम। अशोक लेलैंड करीब 10% की तेजी दिखाते हुए कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिखाई। 128 के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं, 115 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और इसी के साथ नेशनल एल्यूमिनियम, इस स्टॉक में भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। निर्मल बंक सिक्योरिटीज का मानना है 54 के टारगेट्स आप देख पाएंगे, 46 का स्टॉप लॉस लगाते हुए खरीदारी की जा सकती है नैल्को में। बाजार पर आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, किन शेयरों में पैसे लगाएंगे आप, ये सब बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया, आज के लिए मार्केट आउटलुक आप कैसा देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मेरा व्यू आज के लिए भी बुलिश रहेगा। ओपनिंग तो डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम में होती हुई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज देना चाहूंगा। निफ्टी के लिए 200 पॉइंट का एक रेंज है, नीचे की तरफ 14,200 और ऊपर की तरफ 14,400, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर 14,400 के ऊपर और बुलिशनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और 14,200 सपोर्ट का काम करेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बैंक निफ्टी की बात करें तो 32,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर मैं मानता हूँ बैंक निफ्टी बुलिश ही रहना चाहिए। 33,500 का पहला रेजिस्टेंस मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है और ऐसे सिचुएशन में मैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहूंगा, तो मैंने 2 स्टॉक चुने हैं। बिल्कुल आशीष जी, हम वो 2 शेयर्स आपसे जानना चाहेंगे। मानसी जी, पहला स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से ही रहेगा और वो रहेगा बजाज फिनसर्व। डेली चार्ट के ऊपर एक अपलेग फॉर्मेशन मिला है, इसलिए खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 9,400 का रहेगा। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 10,300 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 10,450 का और दूसरा स्टॉक रहेगा एलएनटी। एलएनटी में खरीदारी करने की सलाह है, इसमें भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लॉस 1428 रुपए का है, पहला लक्ष्य 1490, दूसरा लक्ष्य 1500 का। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आशीष केलकर की तरफ से रिकमेंडेशन और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आप देखें। सबसे पहले एलएनटी में खरीदारी की राय इनकी तरफ से आती हुई 1490 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। एलएनटी में 1500 का दूसरा टारगेट भी आप देख पाएंगे। अगर 1490 के ऊपर ये जाता हुआ दिखता है, 1500 तक जाने का ये भी दम लगाकर देखने को मिलेगा। वहीं 1428 का स्टॉप लॉस भी लगाएं, एलएनटी में खरीदारी कीजिएगा। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, यहाँ पर भी खरीदारी की राय 9,400 के स्टॉप लॉस के साथ 10,300 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात। कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका आउटलुक, सोने चांदी की चाल, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं गोल्ड में, क्या करंट लेवल्स को देखते हुए एक बार बिकवाली के बारे में सोचा जाए? गुड मॉर्निंग मानसी जी। डेफिनेटली कल काफी बड़ा दिन था, बजट भी था, जबकि इंटरनेशनल में हमने देखा कि सिल्वर में खास करके काफी बड़ी रैली आती हुई देखी, जिस ढंग से शॉर्ट स्क्वीज होता हुआ दिखाई दिया। बट डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा गोल्ड एक मिला जुला ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल में भी 1870 1875 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। साथ में जो इम्पोर्ट ड्यूटी कट हुआ है उसका भी हमने नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइजेस पे आते हुए देखा। तो ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक तो पॉजिटिव है, बट लास्ट 3 दिन की बड़ी रैली के बाद आज प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में भी एक बाउंस आया। तो प्योरली आज इंट्राडे के लिहाज से अगर हम गोल्ड की बात करें तो अगला वायदा 48,750 पे बेच के चलना है, 48,950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। डाउन साइड में हमें लगता है 48,550 से 48,180 तक का लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिकवाली की रणनीति फिलहाल गोल्ड पर मिलती हुई, लेकिन अजय जी साथ ही कच्चे तेल की चाल, यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी?
कच्चे तेल में हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड 56.50 के ऊपर मेंटेन है, WTI भी 54 के ऊपर आ गया। जिस ढंग से हमने देखा कि ओपेक एंड अलायंस का जो प्रोडक्शन कट है वो इफेक्टिव आना चालू हो चुका है, जिसकी वजह से प्राइसेस में सपोर्ट मिल रहा है। बाकी नंबर ऑफ केसेस जो कोविड के बढ़ रहे हैं कंसर्न, वो कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड को सप्रेस कर रहा है, बट टेक्निकली अब मार्केट थोड़ा साउंड दिखा रहा है, तो 3850 पे लेके चलिए, 3980 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स का जायजा हमने लिया और ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही बजट से जुड़े तमाम ऐलान भी विस्तार से पिछले 1 घंटे में हमने आपको समझाए हैं। खबरों वाले शेयर्स भी ढेर सारे हैं और नतीजे तो हैं ही हैं जिस पर नजर रखनी होगी।